माँ जो अपनी औलाद को बचाने के लिए, अपने औलाद पर आए हुए संकट को मिटाने के लिए हर संकट से, हर मजबूरी से, हर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। पर आज की ये जो सच्ची घटना है, आज की ये जो कहानी है, इसे सुन करके आप लोगों की रूह कांप जाएगी कि आखिरकार एक माँ ही अपने बेटे के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल। आप लोगों से दोस्तों बस एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगे, ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर एक शेयर जरूर करें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आगरा, और उसी आगरा का एक गांव पड़ता है नयापुरवा में। करण सिंह, खुद करण सिंह अपनी पत्नी और अपने एक 8 साल के मासूम बेटे के साथ में रहा करते हैं। करीब 29 नवंबर की शाम 5 बजे के करीब जो उनका बेटा होता है रौनक, जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष के आसपास होती है, वो अचानक से घर से गायब हो जाता है। और जैसे ही ज्यादा समय होता है, रात के करीब 8 बज चुके होते हैं, पर रौनक का कहीं पता नहीं लगता। रौनक घर वापस लौट करके नहीं आता। जो उसके माता पिता होते हैं, करण सिंह होते हैं, जो उनकी पत्नी यशोदा देवी होती हैं, वो दोनों लोग परेशान होने लगते हैं। और अब वो जो उनका इलाके का थाना पड़ता है, पिनहट थाना, उस थाने पर जाते हैं और थाने में जाकर के अपने बेटे की, रौनक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस उनकी गुमशुदगी की, उस बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में उस बेटे की तलाश चालू कर देती है। इधर जो करण सिंह होते हैं, उनके मोहल्ले के लोग होते हैं, उनके पड़ोसी होते हैं, वो सारे लोग अपने स्तर से उस बेटे को तलाश करने की कोशिश करने लगते हैं, उसे ढूंढने लगते हैं। क्या रात क्या दिन लोग परेशान रहते हैं। आसपास के जितने क्षेत्र होते हैं, जो कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, जहां जहां लोगों को शक होता है, खेत होते हैं, हर जगह उस बेटे की तलाश करते हैं, पर कहीं पर उस बेटे का कुछ पता नहीं लगता। अब सारे लोग परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। धीरे धीरे करके लगभग 3 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन 2 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे के करीब जो करण सिंह के घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक दिनेश कुमार का घर होता है। जिस समय वो 6:30 बजे के करीब सुबह अपने घर से निकलते हैं तो वो देखते हैं कि रास्ते पर, रोड पर एक बोरा पड़ा हुआ है और उस बोरे के अंदर, उसका बोरे का मुंह खुला होता है और उस बोरे के अंदर जो रौनक है उसकी लाश भरी हुई है और उसका जो रौनक का सिर होता है वो बोरे से दिख रहा होता है। तुरंत ये बात मोहल्ले में फैल जाती है। तुरंत इसकी सूचना करण सिंह को दी जाती है। करण सिंह तुरंत, मोहल्ले के लोग फैल जाते हैं। मोहल्ले के लोगों द्वारा यह सूचना पुलिस को दी जाती है। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंचती है। अब पुलिस रौनक की लाश को उठाने की कोशिश करती है। उस समय जो रौनक होता है उसके माथे पर तिलक लगा होता है और माथे पर तिलक देख करके जो मोहल्ले के लोग होते हैं, जो वहां पर खड़े लोग होते हैं, उन लोगों को ये शक होता है कि जैसे किसी ने रौनक को किडनैप करके उसकी बलि देने की योजना बनाई हो, इस योजना से रौनक को मारा गया हो। अब जो उस मोहल्ले के लोग होते हैं, वो लोग पुलिस को लाश उठाने से मना कर देते हैं और वो लाश उठाने के लिए रोक देते हैं। उनका कहना होता है कि पहले इस केस को खोला जाए, आखिरकार इस बेटे की हत्या किसने की है, पहले इसकी जांच की जाए, तभी हम लोग इस लाश को उठाने देंगे। डॉग स्क्वाड को बुलाया जाए। जो आगरा के डीएसपी साहब होते हैं, अतुल गर्ग साहब, वो मौके पर पहुंचते हैं। वो लोगों को आश्वासन देते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द ओपन किया जाएगा, हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। अब उस बच्चे की लाश को उठा करके पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जो वहां पर लोग होते हैं, अब पुलिस मोहल्ले के लोगों से पूछताछ करना चालू करती है। तो जो मोहल्ले के लोग होते हैं, वो लोग ये बताते हैं कि जब 5 बजे के करीब हम लोग इस रोड से निकलते हैं तो यहां पर कुछ नहीं था।
पर 6:30 बजे दिनेश कुमार जैसे ही अपने घर से निकलते हैं तो उन्हें ये बोरी दिखाई देती है। इसका मतलब जो भी काम किया गया है, जो ये बोरी यहाँ पर फेंकी गई है, इसको मात्र आधा घंटे के अंदर ही यहाँ पर रखा गया है। अब यह सुन करके जो पुलिस होती है, पुलिस को एक चीज का यह अनुमान तो लग जाता है कि आखिरकार इस बच्चे का जो कातिल है इसी मोहल्ले का कोई ना कोई व्यक्ति है और इस बच्चे की लाश को इन्हीं किन्हीं घरों में छुपाया गया था। अब पुलिस करण सिंह से इस विषय में जानकारी करने लगती है, पूछताछ करने लगती है कि आखिरकार आपकी किसी से कोई दुश्मनी, आपका किसी से कोई रंजिश, कोई ऐसी बात जिस पे आपको शक हो कि जिसने आपके बेटों को किडनैप किया और उसकी हत्या कर दी। पर करण सिंह पुलिस को बताते हैं कि नहीं साहब, हमारी तो ऐसी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो ऐसा किसी के ऊपर नहीं लगता है कि कोई हमारे बेटे को क्यों किडनैप करेगा, क्यों उसकी हत्या करेगा। अब पुलिस जो है वो करण सिंह के घर के छानबीन करती है। उसके बाद में करण सिंह के घर के बगल में ही एक उनका जो भाई होता है जिसका नाम भानु होता है, उसका मकान होता है। अब पुलिस उसके मकान की छानबीन करने लगती है और जब पुलिस उस मकान के अंदर जाकर के उस मकान के अंदर देखने की कोशिश करती है, वहां से कुछ साक्ष्य जुटाने की कोशिश करती है, तो पुलिस को वहां पर कुछ संदिग्ध चीजें दिखाई देती हैं। जैसे कि जो सीढ़ियां बनी होती हैं भानु के घर पर, उन सीढ़ियों पर खून के निशान पुलिस को दिखाई देते हैं। दीवार पर भी कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं। अब पुलिस को ये शक हो जाता है भानु प्रताप के ऊपर, भानु के ऊपर। अब पुलिस भानु से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है और पुलिस स्टेशन बुलाने के बाद में पुलिस भानु से पूछताछ करने लगती है। भानु पहले तो पुलिस को गुमराह करता है, सच नहीं बताता है, पर पुलिस को उसके ऊपर शक इसलिए भी और ज्यादा हो जाता है क्योंकि भानु ही है जो सबसे पहले ये चिल्ला रहा होता है कि रौनक को किसी ने किडनैप कर लिया है। इसलिए पुलिस को और भी ज्यादा, पुलिस का शक भानु के ऊपर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अब वो भानु से सख्ती से पूछताछ करने लगती है। जैसे ही भानु से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, लगभग 15 मिनट की पूछताछ में ही जो भानु होता है वो टूट जाता है और वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और जब वो पुलिस को हकीकत बताने लगता है और पुलिस उस हकीकत को सुनती है, तो जो पुलिस वाले होते हैं, जो थानेदार साहब होते हैं, वो लोग भी उसकी बातों को सुन करके उन्हें विश्वास नहीं होता कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वहां पर बैठे हर शख्स के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। भानु प्रताप पुलिस को बताना चालू करता है और यह बताता है, नवंबर को शाम 4 बजे के करीब मैं और मेरी भाभी यशोदा देवी दोनों आपस में संबंध बना रहे होते हैं। दरअसल मेरे और मेरे भाभी के बीच में संबंध लगभग आज से नहीं, करीब 5 साल से हैं। जब करण सिंह गुजरात में रहा करते थे, उसी समय यशोदा देवी और उसके देवर भानु के आपस में संबंध हो जाते हैं और वो दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। वो बताता है कि जब 29 नवंबर को शाम 4 बजे के करीब एक कमरे के अंदर वो दोनों आपस में संबंध बना रहे होते हैं, उन दोनों के शरीर पर एक कपड़े नहीं होते। उसी समय जो रौनक होता है वो खेलते खेलते उस कमरे के पास में आ जाता है और वो अपनी माँ और अपने चाचा को इस हालत में देख लेता है और देख करके वो वहां से जाने लगता है। तो जो भानु होते हैं, उसकी माँ यशोदा होती है, वो दोनों उस बच्चे को, रौनक को वहां पर बुलाते हैं। बुलाने के बाद में उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आपने क्या देखा है, जो भी देखा है ये किसी को नहीं बताना। गंदी बात होती है, किसी से नहीं बताया जाता। पर वो जो रौनक होता है वो कहता है कि हम ये बात तो पापा से जरूर बता देंगे। और जब यह बात जो यशोदा देवी होती है वो सुनती है, तो अब वो सोचती है कि अगर यह बात बाहर जाती है तो हम दोनों की बदनामी होगी और यह बात जब करण को पता लगेगी, करण की नजरों में भी हम गिर जाएंगे। इसलिए जो भानु होता है वो अपनी भाभी यशोदा से पूछता है कि आखिरकार अब इसका क्या किया जाए, इस रौनक को क्या करना है। तो उसकी जो माँ होती है यशोदा देवी, वो उसे सीधे को इशारा करती है कि इसे खत्म कर दो। उसके बाद में
वो रौनक को 10 रुपए देती है और रौनक से कहती है कि जाइए चाचा के साथ में कुरकुरे ले आइए। भानु के साथ में रौनक कुरकुरे लेने के लिए जाता है, कुरकुरे की पैकेट लेकर के आता है और कुरकुरे खाता है। जैसे ही कुरकुरे खत्म होने वाले होते हैं, वैसे ही जो भानु होता है वो वहां पर जो कपड़े धोने की एक मुंगरी पड़ी होती है, उस मुंगरी को उठाता है और रौनक के सर पर वार कर देता है। पहले ही वार में रौनक जमीन पर गिर जाता है। वो अपने चाचा से, अपनी माँ से रहम की भीख मांगने लगता है। वो कहने लगता है कि चाचा हमें छोड़ दो। जो भानु होता है उसके सर पर इस कदर खून सवार होता है कि उसे उस बच्चे पर तरस नहीं आती, बल्कि वो 6-7 वार लगातार उस बच्चे के ऊपर करता है और बच्चा मौके पर ही दम तोड़ देता है। उसके बाद में वो दोनों उस बच्चे को एक बोरी में भरते हैं और बोरी में भरने के बाद में उसको छत पर ले जाकर के रख देते हैं। जब वो छत पर ले जाते हैं तो जो उसके खून के निशान होते हैं, जो उसके शरीर से, उसके सर से ब्लड निकल रहा होता है, वो ब्लड उन सीढ़ियों पर गिरते हुए चला जाता है। पूरे घर के अंदर, पूरे कमरे में ब्लड ही ब्लड हो जाता है। जिस समय मोंगरी की वार की थी भानु ने रौनक के सर पर, उस समय जो खून के छींटे होते हैं वो दीवार तक पहुंच जाते हैं। अब उस बच्चे को छत पर रखने के बाद वो दोनों घर के अंदर लगभग 2 घंटे तक उस खून की सफाई को करते हैं। पर उस खून की सफाई को करते हैं और उस जो उसकी माँ यशोदा देवी होती है वो वे अपनी बेटे के वियोग में सबके साथ में तड़प तड़प करके रोने लगती है। और जो भानु होता है वो भी लोगों के साथ में अपने बच्चे को ढूंढने की, उसको तलाशने की, खोजबीन करने की, सबके साथ में नाटक करने लगता है। जब 2 दिन तक उस बच्चे का पता नहीं लगता तो जो करण सिंह होते हैं वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि कल हम आगरा जाएंगे और डीएसपी साहब से मिल करके डॉग स्क्वाड मंगवाएंगे जिससे हमारे बच्चे का पता चल सके। अब यह बात जब यशोदा देवी को मालूम पड़ती है तो भानु के पास में जाती है और भानु से कहती है कि कल जो मेरे पति हैं करण सिंह है वो डीएसपी साहब के पास में जाने वाले हैं, वहां से डॉग स्क्वाड लाने वाले हैं, इससे तो शायद हम लोग पकड़ जाएंगे। जो भानु होता है वो डर जाता है। अब वो दोनों ये विचार करते हैं कि आखिरकार इस बच्चे की लाश को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना है। इसके लिए उसी रात यशोदा देवी 4 बजे के करीब छत पर चढ़ती है और छत पर चढ़ने के बाद में उस बोरी को एक रस्सी से बांधती है और बांधने के बाद में जो मकान के पीछे उनके जगह होती है उस खंडर में उस बोरी को उतारती है। भानु उस बोरी को नीचे से पकड़ता है। उसके बाद में फिर यशोदा देवी भी नीचे उतर के आती है और उस बोरी को उसी खंडर में वो लोग छुपा देते हैं। छुपाने के बाद में अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही सुबह 5:30-6 का बीच का समय होता है, उन दोनों को मौका मिलता है, वो दोनों उस बच्चे की लाश को उस रोड पर फेंक देते हैं और फेंक करके फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही मोहल्ले के लोगों की नजर उस बच्चे के ऊपर पड़ती है, उस बोरी पर पड़ती है, पुलिस जब भानु के मुंह से यह कहानी सुनती है और इस हकीकत को जानती है तो पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।